अब देखना ना तुम क्या होगा। जितने डीटीसी वाले हैं सैलरी नहीं मिल रही है, मार्च लो को निकाल दिया, सैलरी नहीं मिल रही है। हर एक पक्ष बताऊंगा, इमाम अभी मौलाना जो है वक्फ बोर्ड के खड़े हुए लाइन में, केजरीवाल करके आ गए, नहीं ये तो जाके सर्च कर लेना, उनकी सैलरी नहीं आई है। स्कूलों में सैलरी नहीं आ रही है सर, वो छोड़ दो, वो छोड़ दो, अब वो कोई भी घोषणा कर ले, उससे अब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जनता देख लेती है। 7 सीट जो है ना सबसे बड़ा उदाहरण है, और मुंह पे थप्पड़ है पूरे विपक्ष के। मेरी बात तो सुनो, जमानत जब्त हो गई। पंजाब में जो उन्होंने वादे किए थे 1000 वाले, वो आज तक नहीं मिल रहे। दिल्ली हरियाणा से बॉर्डर है, और हरियाणा पंजाब से बॉर्डर है, सब खबर आती है, लोग आते हैं जाते हैं, सबको सब पता है क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। आप पंजाब में जाके देखो क्या बुरा हाल है नशे का, लोग पागल हो गए हैं, रो रहे हैं वहाँ के लोग कि हमने इसको क्यों ही लिया। देश निरंतर तरक्की कर रहा है, लेकिन नहीं दिखेगा ना सर, लोगों को क्या दिखता है, अरे उसने ये बोल दिया, उसने ये बोल दिया, लोग बोलने पे जा रहे हैं। अरे मोदी जी पे तो बोलेंगे ना लोग को, वो तो कुछ कर नहीं पाए, उनकी तरक्की हो रही है, उनको तो वोट मिल रही है, वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए। मोदी जी का सबसे पहला पॉइंट क्या था, सरकार आई थी कि हमारे इंडिया को डिजिटल करना है, करना है। लोगों ने बहुत विरोध किया, यूपीआई का भी किया, मेक इन इंडिया कैंपेन का भी किया। आज मेक इन इंडिया कैंपेन पे देखो हमारा देश कहां से कहां पहुंच गया। ये 11वें पायदान से 4वें 4th पे ऐसे ही नहीं आ गया, जस्ट बिकॉज ऑफ मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया ने आज देख रहे हैं ढकेलों पे भी यूपीआई के लिए बारकोड लगा हुआ है। अरे सर विदेश में आपको पता है फ्रांस में डिमांड हो रही है कि यूपीआई नेटवर्क हमें चाहिए। आके आप एक मिनट में क्लिक करो और पैसा आपके अकाउंट में हो रहा है। अभी जो बिल गेट्स गए थे ना चाय पीने के लिए, वो एक वो करने गए थे, एक इनोवेशन देखने गए थे कि हाँ भाई कैसे होता है यूपीआई पेमेंट। जब हमारा वो था कि पूरा विपक्षी पार्टियां वो विरोध कर रही थी। जब G20 हुआ था ना हमारे इंडिया के अंदर, अरे रुक जाओ, पढ़े लिखे की बात नहीं, सुनो पहले। जब G20 हुआ था हमारे इंडिया के अंदर, 3 चीज पे फोकस हुआ था। उसका कराने का सबसे बड़ा कारण ये था, एक हम अपने इंडिया को दिखाएं संस्कृति कि हम क्या है, हमारा अस्तित्व क्या है। दूसरा मेक इन इंडिया कि हम अपने देश में क्या क्या डेवलप कर रहे हैं और हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा था डिजिटल, जितना डिजिटलाइजेशन होगा ना हमारे इंडिया के अंदर उतना ही हम आगे बढ़ेंगे। आप ये देखो डिजिटल होने से हमारे देश के अंदर करप्शन कितना कम हो गया। जो पुराने जमाने चलता आ रहा है वो निकल रहा है, लेकिन अब बहुत कम हो गया। आज लोग जीएसटी पे काम कर रहे हैं। लोग, मैंने बहुत लोगों को कहते हुए सुना है कि पहले हम 10,000 दिन का कमाते थे, आज हम 5,000 ही कमा पा रहे हैं। क्यों 2 नंबर का नहीं कमा पा रहे हैं, आज सब आपको जीएसटी में दिखाना पड़ रहा है, दर्द आ रहा है वो। तो उन लोगों के लिए मोदी खराब है, लेकिन जिनको आप जो कह रहे हो उन लोगों के लिए मोदी खराब है, बिल्कुल खराब है सर। देखिए मेरी बात को आप सुने, आप ये बताओ जो दूध बेच रहा है क्या वो हराम कमा रहा है? किसने बोला? तो उसके ऊपर जीएसटी क्यों लग गया दूध के ऊपर? किस पे, कहाँ लगा जीएसटी दूध के ऊपर? जो दूध बेच रहा है उसके ऊपर जीएसटी है ना, और आप खरीद रहे हो उस पर जीएसटी है। दुकान सुनो सर, पहली बात तो जो किनारे की दुकान बेचता है ना वो अपनी जीएसटी फाइल नहीं करता है। आपका स्तर भी होना चाहिए जीएसटी के लिए। पहली बात तो ये है कि सर दूध पे जितने भी प्रोडक्ट है ना एग्रीकल्चर पे, जीएसटी लगती ही नहीं है। आपको पता ही नहीं, टैक्स लगता ही नहीं है। वो अभी तो मुद्दा उठाया ना कि दूध के ऊपर जीएसटी लग रही है। एग्रीकल्चर की बात कर रहा हूँ मैं, कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, मदर डेयरी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। पैकेट की भाई उनके लिए क्या, बड़े बड़े साहूकार है जो जीएसटी दे ही नहीं रहे, वो टैक्स दे ही नहीं रहे। अगर वो तो जाहिर है, मैं एग्रीकल्चर मतलब अब टैक्स देना शुरू कर दिया, यही दर्द है लोगों के? बिल्कुल है सर, नहीं दर्द नहीं है। नहीं कहते हैं ना कि मोदी ने तो लूटना शुरू कर दिया जीएसटी के नाम पे। जो 2 नंबर का कमाते थे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, हर कोई 2 नंबर का नहीं कमाता था। बस ये हो गया है कि जो मान के चलो कोई चीज 10 रुपए में खरीद के मैं 12 की बेच सकता था, उसका मुझे हिसाब देना है। अगर मैं 12 की बेचूंगा तो मुझे 12 पे भी मेरे को जीएसटी देनी है। पहले एक बार 10 का लिया, वहाँ बेच दिया, बट दिखाया ही नहीं, आखिरी करूंगा में दिखाया ही नहीं। एक सवाल आखिरी करूंगा, जैसे लगातार सदन में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सवाल उठाते रहते हैं और कहते हैं कि इस देश को मोदी ने अडानी और अंबानी को बेच दिया, कहाँ तक ये गलत बात है? अभी इलेक्शन हुए थे अमेरिका के अंदर। अच्छा, अमेरिका के अंदर तो ट्रंप ने क्या बोला था कि हमें अपने देश के जो बिजनेसमैन होते हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए। सपोर्ट खाली अडानी अंबानी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आपको पता है मेक इन इंडिया के अंदर जो एक पीएलआई स्कीम होती है, प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव होता है। वो क्या होता है कि मान लो कोई एक बहुत बड़ी कंपनी है जो प्रोडक्शन कर रही है, जैसे आज हम मोबाइल में मैन्युफैक्चरिंग में हम 2nd नंबर पे हैं, स्टील में हम 3रे नंबर पे हैं, गाड़ी में हम 3रे नंबर पे हैं, ठीक है। ऐसे ही हमारे देश के अंदर बहुत सी बड़ी कंपनी है जिनको गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। मान लो मैं कह रहा हूँ कि मैं इस साल 100 करोड़ का टर्नओवर दूंगा, गवर्नमेंट का कहना है आप 100 करोड़ आप कमिट कर रहे हो, आप हमें 120 करोड़ करके दो, हम आपको लोन में जो एमएसएमई लोन होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, टैक्स में हम आपको रिबेट देंगे। तो ये सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। ये एलन मस्क को बोला है
ट्रम्प ने कि हमारे देश में अगर आपको देश को आगे जीडीपी कौन बढ़ाता है सर हमारे देश की? ये बिजनेसमैन ही बढ़ाते हैं। बिल्कुल। सपोर्ट करने का मतलब ये नहीं है कि उनको हराम का दे रहे हैं। सपोर्ट करने का मतलब है कि अगर किसी चीज की अगर आपको कमी पड़ रही है, कहीं अगर आप फॉल कर रहे हो तो हम आपको सपोर्ट करेंगे। अब रोजगार कौन देगा? रोजगार कौन देगा? सरकार देगी। सरकार चली जाएगी 5 साल बाद, कोई दूसरी आ जाएगी। कोई अडानी आज का तो पैदा नहीं है, अंबानी आज का तो पैदा नहीं है, रईस खानदान के हैं ये। कोई आज भाई इनके ऐसा तो नहीं है अडानी जी ये 10 सालों में बन गए हैं। ये तो बाप दादों की प्रॉपर्टी है इनकी, जो बिजनेस चल रहा है उन्होंने भी मेहनत करी थी पहले। तो जो विरोधी नेता लगातार कुछ नहीं होता है, बातें करने से कुछ नहीं होता है। देश अगर मेरे को एक बात बताओ, लोग कहते हैं, नहीं सुनो, लोग ये कहते हैं कि हम जो जीडीपी 11वें नंबर से हमारे जो है आज हम 5वें नंबर पे आ गए और हम अभी 25 में लिस्ट हो जाएंगे। हम 4थे नंबर पे, जापान को हमने पीछे छोड़ दिया। एशिया इंडेक्स में हम 3रे नंबर पे आ गए और जीडीपी में हम वर्ल्ड में इसमें आ गए। अब लोग कहते हैं कि ये तो अपना खेल होता है, सरकार ने आगे दिखा रखी है। अच्छा, ये जितना भी कैलकुलेशन होता है, जो भी वैल्यूएशन करता है, ये वर्ल्ड बैंक करता है। ये हमारे तुम्हारे करने से नहीं होता। ये वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट करता है कि भाई इस फलाने, क्योंकि हम जैसे अपने देश की जो जैसे हर एक बंदा अपनी आईटीआर फाइल करता है, अपनी बैलेंस शीट दिखाता है, तो ऐसे हमारे पूरे हर देश की अपनी एक बैलेंस शीट होती है, अपना एक इन आउट होता है जो दिखाया जाता है कि हम कितना हमने क्या किया है। तो उस पे दिखाया जाता है हम आगे बढ़े हैं। अब किसी के कहने से हम आगे नहीं बढ़े हैं, हम आगे बढ़े हैं। तो अब ऐसे तो आगे नहीं बढ़ गए होंगे, ऐसे तो आगे नहीं बढ़ गए होंगे ना सर। कुछ तो करा होगा 10 साल में मोदी जी ने, ये लोगों को नहीं दिखेगा। कहते हैं प्राइवेटाइजेशन कर दिया, बस इस पे लगातार। ये बताइए जो विरोधी पेट्रोल डीजल पे सुन लो मेरी बात, पेट्रोल डीजल जब तक सस्ता नहीं होगा, जब तक कि हमारे इंडिया में ईवी नहीं आ जाएगा। आज चाइना कहाँ है? चाइना किसी पे डिपेंड नहीं है। चाइना इतना ताकतवर क्यों है? उसका कारण ये है, वो उसके किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है। आज पूरे चाइना के अंदर हमारे इंडिया में आज भी 10 घंटे में गाड़ी चार्ज होती है। उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है, वो 15 मिनट के अंदर अपनी गाड़ी को फुल चार्ज कर देते हैं। उनके पास टेक्नोलॉजी है, वहाँ पेट्रोल की किल्लत नहीं है। वो ये अरब वालों पे डिपेंड नहीं है, वो मुंह पे जवाब दे देते हैं, इसलिए लोग डरते हैं चाइना से। तो सेम वही चीज जब तक हमारे इंडिया के अंदर ईवी व्हीकल जब तक डेवलप नहीं होगा ना, पेट्रोल सस्ता नहीं होगा। पेट्रोल हमारे घर का नहीं, हम बाहर से लेते हैं। आप चाहे इस सच्चाई को मानो चाहे मत मानो, पेट्रोल हमारे देश का नहीं है। जैसे वो रेट बढ़ाएगा वैसे हमें लेना पड़ेगा। तो ये लगातार जो विरोधी नेता हैं लगातार ये जनता गुमराह करते हैं कि मोदी अडानी को बेच दिया, प्राइवेटाइजेशन कर दिया। आपका आंसर दिया। देखो जो विपक्ष में है ना, वो बातें करेगा ही, वो बातें करेगा ही, उसका लॉजिक नहीं है। लॉजिक होता तो सामने आता। अब एक बात बताओ, अभी जो अमेरिका के अंदर जो विपक्ष की थी, वो क्या नाम था उसका, हैरिस को सोरोस ने सपोर्ट किया, फंडिंग करी, और ट्रम्प को सपोर्ट करा इसने, एलन मस्क ने। तो हर बिजनेसमैन सपोर्ट करता है ताकि सरकार आए। आपको पता है ये जब ये बाइडेन की सरकार थी, हमारे इंडिया के अंदर एक डील चल रही थी जो सैंक्शन नहीं हो पाई। एलन मस्क प्लांट लगाएगा, टैक्स लगा हमारे इंडिया के अंदर, लेकिन बाइडेन सरकार बिल्कुल इस चीज़ के खिलाफ था, क्योंकि हमारे मतलब कंट्री का जो बिजनेस है वो बाहर इंडिया में डेवलप कैसे हो सकता है। लेकिन आप देखना, अब ट्रम्प आया है, ये पॉजिटिव होगा, डील पूरी फाइनल होगी। एप्पल की डील आई ना हमारे इंडिया के अंदर, आज एप्पल हम बना रहे हैं। तो चाइना आज ऐसे पीछे नहीं चला गया है। चाइना को पता चल गया है कि जैसे पावरफुल वो है, पावरफुल कैसे, जहां डिमांड होती है वहीं सप्लाई होती है। अगर वो डिमांड पूरे वर्ल्ड के अंदर है तो हमारे देश के अंदर है, तो हमारे देश के अंदर खपत बहुत है। लगातार मोदी भाषण देते हैं और मंच से कहते हैं कि 2024 का भारत है, आंख से आंख मिलाकर बात करता है। गलत कहाँ है? एशिया इंडेक्स देखो ना आप, ये चीजें ये समझने की होती है, पढ़ोगे तो समझ आएगा ना। एशिया इंडेक्स क्या होता है? एशिया इंडेक्स ऐसे आपको ऊपर नहीं करता है। एशिया इंडेक्स में ना जापान को पीछे छोड़ दिया है। लब के कहता है, हर कोई बोलता है जापान नाम, हमने उसको पीछे छोड़ दिया है। आपकी सैन्य पावर, आपकी जीडीपी, आपका जो आप दर बाय दर आपकी एजुकेशन, आपका जो जितना भी देश के अंदर जो आपकी व्यवस्था होती है ना, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो, डेवलपमेंट में हो, आपकी इकोनॉमी बढ़ती है स्टेट टू स्टेट, ये हर चीज देखी जाती है एशिया इंडेक्स के अंदर। हम ऐसे ही आप 30 नंबर पे नहीं चले गए हैं, चाइना के बस 1 पॉइंट नीचे हैं, लेकिन चाइना को बीट करने में 10 साल लगे। जब मोदी ने विजन लिया अपना 47 का, अभी टाइम लगेगा। हमसे चाइना अभी 20 साल आगे है। वो डिपेंडेंसी जब तक रहेगी जब तक हम मेक इन इंडिया नहीं करेंगे चीजों को, और उसका भी एक तोड़ ढूंढ लिया है। अभी हमारी इंडिया की एक बहुत बड़ी डील हुई है अमेरिका के साथ, सिंगापुर के साथ और ताइवान के साथ होने वाली है। ये 2 सितंबर में हुई थी, अभी ताइवान के साथ होने वाली है। क्योंकि जो आपने कभी भी सुना होगा, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ये बहुत बढ़िया बात है।
आपने सुना होगा हर देश ने हर किसी पे हमला कर दिया, लेकिन कोई देश ताइवान पे हमला क्यों नहीं करता है? क्योंकि जिस दिन ताइवान खत्म हो जाएगा ना, ये पूरा देश पूरा वर्ल्ड चलना बंद हो जाएगा। आप ये जो चला रहे हो ना, इतनी सी चिप लगा के इतनी बड़ी लाइट दिखा रहे हो, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ वहाँ रिकॉर्ड हो रही है, ये सब सेमीकंडक्टर का कमाल है। तो वो तोड़ मोदी जी ने ढूंढ लिया है। वो सेमीकंडक्टर का प्लांट हमारे इंडिया के अंदर स्टैब्लिश हो जाएगा। दोनों कंपनी ने डील हो गई है। जिस दिन वो स्टैब्लिश हो जाएगा, हम बहुत आगे बढ़ जाएंगे। देश निरंतर तरक्की कर रहा है, देश निरंतर तरक्की कर रहा है, लेकिन नहीं दिखेगा ना सर। लोगों को क्या दिखता है? अरे उसने ये बोल दिया, उसने ये बोल दिया, लोग बोलने पे जा रहे हैं। अरे मोदी जी पे तो बोलेंगे ना लोग को, वो तो कुछ कर नहीं पाए। उनकी तरक्की हो रही है, उनको तो वोट मिल रही है, वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए। उनको लग रहा है चौथी बार, पांचवी बार, छठी बार ना बन जाए। उनको तो अपनी सरकार गिरानी है, उनकी तो रोटी बंद हो गई है। तो लेकिन देश को आगे उनका उद्देश्य सरकार बनाना है। आपको पता है, अभी एक मैं नाम भूल गया उसका जी, अभी गृह मंत्री गए थे रूस में। अब सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखो हमारा देश कितना पावरफुल हो गया है। रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, सबको पता है। सबसे पहला युद्ध था जो हमारे देश की इकोनॉमी भी बहुत गिरी थी, डैमेज हुई थी इंडियन मार्केट। रशिया यूक्रेन के अंदर ऐसी स्थिति है कि आप आमने सामने खड़े नहीं हो सकते हो। लेकिन अभी नाम भूल गया हूं मैं, एक अभी जहाज परचेज किया है हमने, वो आपका ये नेवी डिफेंस के लिए हमने करा है, अपने बॉर्डर पे खड़ा करेंगे हम, चाइना बॉर्डर पे उसको। वो हमने परचेज किया। पता है उसका इंजन किसने बनाया? प्राइमरी इंजन यूक्रेन ने बनाया है, और जो उसके बाद है जो सेकेंडरी है और जो भी उसका पार्ट्स है वो रशिया ने बनाया है, डिफेंस जो बनाया है। अब आप ये लगाओ, और उसकी डिलीवरी के लिए रशिया भी था और यूक्रेन भी था। जब वो असेंबल हो रहा था, यूक्रेन ने विरोध नहीं किया, रशिया ने विरोध नहीं किया। ये हमारी पावर है। आज हम उसकी डिलीवरी लेके आए हैं रशिया के अंदर जाके, और मान सम्मान के अंदर। लेकिन कुछ लोग तो कहते हैं कि बीजेपी केवल भारत में हिंदू मुस्लिम करती है। कुछ लोग कहने से क्या होता है सर? पढ़ोगे तो समझोगे ना जी, पढ़ोगे तो समझोगे ना। ये 7 सीट दोबारा दिल्ली के अंदर ऐसे थोड़ी ना आ गई है लोकसभा की, पढ़ने के बाद आई है। लेकिन दिल्ली है कि केजरीवाल को भी तो लाती है फिर विधानसभा में। सर देखो मेरी बात सुनो, जब केजरीवाल जी आए थे, कांग्रेस का रोना गा के आए थे। पहली बात तो केजरीवाल ने किया क्या है मुझे ये बताओ? जो आंदोलन करा वो अन्ना हजारे ने करा, जो पूरा माहौल बनाया वो अन्ना हजारे ने बनाया। वो तो गुरु को इन्होंने पीछे करके अपना मुख्यमंत्री बन गए। पहली बार बने, दूसरी बार बने, चलो भाई पहली वो इस्तीफा दे दिया था, फिर थप्पड़ मार दिया था उनके किसी ने, तो थोड़ी सहानुभूति लेके दोबारा मुख्यमंत्री बन गए। तीसरी बार उन्होंने दारू वाला सिस्टम चला दिया, फ्री 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 फ्री। अब देखना ना तुम क्या होगा। जितने डीटीसी वाले हैं सैलरी नहीं मिल रही है, मार्शलों को निकाल दिया, सैलरी नहीं मिल रही है। इमाम, ये हर एक पक्ष की बताऊंगा, इमाम अभी मौलाना जो है वक्फ बोर्ड के खड़े हुए लाइन में, केजरीवाल करके आ गए। नहीं, ये तो जाके सर्च कर लेना, उनकी सैलरी नहीं आई है। स्कूलों में सैलरी नहीं आ रही है जो अध्यापक है उनकी। लेकिन केजरीवाल कहते हैं कि मैं अकाउंट ऑटो वाले, अभी बताओ आपने फ्री करा, बुजुर्गों का फ्री करना चाहिए था, महिलाओं का करना चाहिए था। अरे महिला का काम होता है कि बुजुर्गों का काम होता है? एक उम्र के बाद बुजुर्ग कमाते हैं। उनके लिए घोषणा तो कर रहे हैं संजीवनी योजना। सर वो कर छोड़ दो जी, वो छोड़ दो। अब वो कोई भी घोषणा कर ले, उससे अब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जनता देख लेती है, मन बना लेती है, जनता मन बना लेती है। कांग्रेस का बनाया था ना, 55 साल राज करने के बाद गई थी ना सरकार, और ऐसी गई है। एक तो होता है जाना, एक होता है सुपड़ा ही साफ हो जाना। कहीं नहीं दिख रही है वो। तो केजरीवाल जी का भी यही हाल होने वाला है। लेकिन बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं केजरीवाल, कह रहे हैं कि केवल धांधली से मुझे हरा सकते हैं। देखो उसका इम्पैक्ट है ना। आप ये देखो, हरियाणा लड़ा इन्होंने, जमानत जब्त हो गई। बोल रहे हैं ईवीएम हैक करके। मेरी बात तो सुनो, जमानत जब्त हो गई। पंजाब में जो उन्होंने वादे किए थे 1000 वाले, वो आज तक नहीं मिल रहे। दिल्ली हरियाणा से बॉर्डर है और हरियाणा पंजाब से बॉर्डर है, सब खबर आती है, लोग आते हैं जाते हैं, सबको सब पता है क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। आप पंजाब में जाके देखो क्या बुरा हाल है नशे का, लोग पागल हो गए हैं, रो रहे हैं वहाँ के लोग कि हमने इसको क्यों ही लिया। इससे अच्छा तो पहले ही था अकाली दल और बीजेपी का जो गठबंधन था, इतना नशा मुक्ति तो नहीं, वहाँ पे नशा वसा तो नहीं था। तो जैसे यहाँ दिल्ली में इन्हें वोट लिए, ऐसे वहाँ ले लिए। अब यहाँ पे आप एक चीज देखो, इन्हें मौलाना की सैलरी तो दे नहीं रहा है। अब इन्होंने ये मंदिर के पुजारियों की सैलरी की घोषणा और कर दी कि हम 18,000 देंगे। उन्हें पता है कि मुसलमानों की वोट तो मेरी कट गई, जिन मौलानाओं की सैलरी नहीं दी वो तो वोट देने से रहे, वो देंगे कांग्रेस को। अब इन्होंने सोचा कि हिंदुओं को कैप्चर कर लूं, लेकिन पुजारी तो पहले ही समझदार हैं। ये बंदा आज पुजारियों को सैलरी दे रहा है, जब राम मंदिर बना था क्या बोलता था? कह रहे थे मेरी नानी ने बोला है कि ऐसे मंदिर नहीं जाएंगे, नहीं चाहिए, जो मस्जिद तोड़ और उस मंदिर को बोल रहे हैं जो कि हमारा इतिहास है। देखो कोई कुछ भी कहे, राम हमारा इतिहास है और रहेंगे। ये उस पे भी कमेंटबाजी कर रहा था। तो और दूसरा अभी एक नया बयान देखो, एक उसने पूछा पॉडकास्ट के अंदर कि सर आप यमुना साफ कराओ, अगर आप यमुना साफ कराओगे तो लोग डेफिनेटली आपको सपोर्ट करेंगे कि बंदे ने इतना बड़ा काम कर दिया।
उसने बोला यमुना से मुझे वोट मिलेगा ही नहीं। मतलब इस बंदे ने पहले चूतिया बनाया लोगों का, मैं यमुना साफ करूंगा, और अब कह रहा है कि यमुना से वोट मिलेगा ही नहीं। मतलब कि यमुना का वोट मांगने का जो तरीका था वो झूठ था। महिलाओं के 2100 जो ले रहा है उसके अंदर ना तो अकाउंट नंबर है, ना ही आधार कार्ड नंबर है, सिर्फ नाम है और वोटर आईडी उसकी कॉपी ले रहा है वो। तो सर पैसे आएंगे किसमें? रजिस्ट्रेशन आप कर किस चीज का रहे हो? डाटा हैक करना चाहते हैं, ऐसा कुछ? बिल्कुल करा वो और क्या कर रहा है? आप देखो एक कॉल आती है आपके पास जो दिल्ली नंबर की है, मैं केजरीवाल, मैंने आपको पहले ये दिया था, मैं 2100 रुपए दे रहा हूँ, वो रिकॉर्डिंग जो आती है इलेक्शन से पहले वही चल रही है, लोगों को पागल बना रहे हैं जी। अब यूपी से चल के योगी आ गए दिल्ली आज, और उन्होंने वही बयान दे दिया, कटोगे बटोगे, और कह रहे हैं कि देखो वही हिंदू मुस्लिम कर दिया दिल्ली आ। एक बात मैं बताऊं, कटोगे बतोगे का एक सबसे बड़ा कारण क्या है? हिंदू क्या है? ईसाई भी तो है, बौद्ध भी तो है, और दूसरे भी हैं, पारसी भी तो हैं। हमारे इंडिया में खाली हिंदू मुसलमान ही है क्या? और बटोगे कटोगे मतलब एक ही नहीं होता है। बांग्लादेश देखो ना, चाहे वो मुसलमान हिंदुओं पे अत्याचार कर रहे हैं, है तो भावना ही ना बटने वाली, तो वो सबके लिए है, वो मुसलमानों के लिए भी है कि आप बटोगे मतलब ये है कि आप किसी के बहकावे में आके बटो मत, आप एकजुट होकर वोट दो। ये मत सोचो कि हिंदू की पार्टी है, मुसलमान भी उसको वोट दे सकता है अगर आपको विकास चाहिए। मोदी जी का नारा था सबका साथ सबका विकास। जो घर हिंदू को मिल रहा है उससे ज्यादा घर मुसलमानों को मिल रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना में। जो दवाई, एक औषधि करके सेंटर होते हैं जो प्रधानमंत्री के होते हैं, वहां दवाई सबको मिलती है। कार्ड, आपका आधार कार्ड देख के दवाई नहीं मिलती है, एमसी है। तो सबका साथ सबका, और ये मुसलमान भी समझ गए हैं कि हमें जो अब तक पागल बनाया गया वो बनाया गया, अब नहीं बनेंगे हम। भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। आप ये देख लो आपका महाराष्ट्र का इलेक्शन, क्या महाराष्ट्र में खाली हिंदुओं ने वोट दिए? इतनी सीटें आ गई हैं। सबसे ज्यादा हिंदू मुस्लिम करने के आरोप योगी पर लगते हैं, और अभी उपचुनाव हुए और वहाँ मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में जीत मैं आपको हिंदू मुसलमान का एक जवाब दे देता हूँ। सबसे पहले यूपी में गोली मारी थी ना, तो विकास दुबे को मारी थी, वो हिंदू था। एक ज्यादा दूर मतलब नोएडा में एक त्यागी था, भाजपा का नेता, उसका घर गिरा दिया था एक महिला से बदतमीजी करने पे। त्यागी था वो, जो भी था, ये हिंदुओं के नाम है ना, और ये तो मुसलमानों के नाम इसलिए आगे आ जाते हैं कि ये हल्ला मचाने लगते हैं। ऐसे कितने हिंदू हैं जिनको उन्होंने एनकाउंटर में मारा है, लेकिन सबको थोड़ा ना दिखाएंगे। सरकार अपना काम कर रही है, किसी को दिखाने के लिए तो नहीं कर रही है ना। हिंदू भी मर रहे हैं, मुसलमान भी मर रहे हैं। हाँ देखो भाई साहब ने बताया एक ना, हिंदू भी मर रहा है, मुसलमान, लेकिन मर कौन रहा है? जो गलत कर रहा है। आपको आगे कोई गोली तो नहीं मार देगा, भाई साहब को तो नहीं मार देगा, मुझे तो नहीं मार देगा। लेकिन कह रहे हैं कि जो अपराध कर रहा है उसको सजा दो, लेकिन बुलडोजर से पूरा घर ढा देते हैं। देखो ये गलत है। घर गिर रहा था ना, एक मैंने क्या बोला, दुनिया बहुत कुछ कहती रहेगी, किस किस का मुंह पकड़ोगे तुम? उससे कुछ हुआ? 9 सीट में से लड़ी थी ना, 7 जीत गई। अगर इतना ही कुछ होता, गलत होता, तो फिर हार जाते ना वो। तो लोकसभा में इन्होंने बाबा साहब का संविधान करके, क्योंकि एक पक्ष के लोग जैसे हम रामायण को अपना ग्रंथ मानते हैं, राम जी को अपना आदर्श मानते हैं, ऐसे लोग बाबा साहब को अपना आदर्श मानते हैं और संविधान को ग्रंथ मानते हैं। तो उनको ये लगा कि संविधान ही बदल देंगे, क्योंकि संविधान बदलने का अनुच्छेद है संविधान के अंदर ही कि अगर आपको कोई रूल एंड रेगुलेशन लाना है तो आप उसको चेंज, अमेंडमेंट डाके उसको चेंज कर सकते हो। तो फिर गलत कहाँ से हो गया? गलत कहाँ से हो गया सर? इसने, कांग्रेस ने नहीं किया। कांग्रेस तो कहती है कि अब संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। छोड़ दो, कांग्रेस क्या कहती है सबको पता है, कांग्रेस का हाल क्या है देश में सबको पता है। झारखंड में लड़े, ना डिप्टी सीएम मिला, ना कैबिनेट मिली, लात मार के भगा दिया। दिल्ली आए, अखिलेश ने सीट ही नहीं दी, कहा तुम अपने घर रहो। यहाँ पे देख लो जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला ने क्या बोला, इनकी उसके जो अलायंस के हैं कि ईवीएम का रोना बंद करो, तभी कुछ आगे बढ़ पाओगे, मिलके काम करो। इनके अलायंस ने महाराष्ट्र को लेकर आरोप लगा रहे हैं कि ईवीएम यहाँ हैक हो गई। हाँ, उसका एनसीपी वाले ने क्या बोला, वो सुले जो है, लेडी जो है, क्या नाम है उसका, सुप्रिया सुले, उसने क्या बोला कि मैं 4 इलेक्शन जीती हूँ, मुझे तो नहीं लगता कि ईवीएम में कोई गलती अगर होती तो मैं जीतती ही नहीं। आप ये देखो ना, हरियाणा पे भी ऐसे ही बोल दिया। बोलने से क्या होता है सर? जैसी करनी है ऐसी भरनी, जैसा करोगे ऐसा भुगतोगे। संभल बोल रहे, संभल जब पीड़ित लोगों की, उनकी ये जो लोग थे संभल दंगे में जो मारे गए, मुझे उनके पीड़ित लोगों से मिलने नहीं जाने दिया। आप एक बात देखो, मेरी एक बात छोटी सी समझना, आज से पहले क्या लोग मरे नहीं है? कितनों से मिलने गए हैं राहुल गांधी, कितनों से मिलने गए हैं? और राहुल गांधी छोड़ो, सारा विपक्ष लाइन लाके खड़ा हुआ है, कौन रिश्तेदार बनेगा पहले इनका? पहले रिश्तेदार कौन बनेगा इनका? अभी विधानसभा सत्र चल रहा था यूपी में, और लगातार वो कह रहे थे योगी कि अब तक संभल में 184 हिंदुओं की हत्या हो गई, तब कोई नहीं बोलता है। बिल्कुल वही तो मैंने आपको क्या बोला, मैंने वही बोला ना कि आज से पहले कितने परिवारों से मिलने गए थे, और इनके राज में हुआ, जो इनके अलायंस वाले हैं, इनकी सरकार में, अखिलेश की सरकार में हुआ, किसी को पता भी नहीं था सर। ये तो अब पता चल रहा है कि ऐसा भी कुछ हुआ, धरती में पूरे के पूरे मकान गाड़ दिए इन्होंने। अखिलेश कह रहे हैं ये
तो शासन इनका चल रहा है, पता चलेगा अपने मुख्यमंत्री आवास के नीचे भी मंदिर निकाल दें। तो आवाज तो तुम्हारा भी था पहले, मतलब तुमने ही दबाया होगा शिवलिंग। वो तो भगवान का मजाक उड़ाएंगे ही, वो तो भगवान का मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि दूसरे पक्ष वालों को खुश भी करना है ना, मुसलमानों को खुश नहीं करना। अगर वो हमारे भगवान के बारे में बोलेंगे तो उनको मजा आएगा। अच्छा, मुसलमान भी कौन, जो समझदार है वो इस चीज पे बिलीव नहीं करते हैं, वो हमारे हिंदू धर्म को बहुत वो देते हैं, तजब्बुर देते हैं, बहुत मानते हैं वो जी। लेकिन इनको खुश भी तो करना है ना। लेकिन अब लोग समझदार हो गए सर, जब से 3 तलाक वाला ये करा है ना सरकार, वो लेके आई है, महिलाएं बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं, बहुत सुकून में है। तो ऐसा भेदभाव हो रहा है यूपी के अंदर हिंदू मुस्लिम को देख के योजनाओं का? 3 तलाक क्या वो हिंदुओं के लिए था? 3 तलाक क्या हिंदुओं के लिए था? अगर कोई इसका सुकून मिल रहा है तो मुस्लिम महिलाओं को मिल रहा है ना, उसमें हिंदुओं का तो कोई नहीं है ना। मकान मिल रहे हैं तो मुस्लिम को भी तो मिल रहे हैं ना जी। योगी जी ने कब बोला कि हम खाली हिंदू को देंगे, कार्ड देख के तुम्हें राशन मिलेगा, कार्ड देख के तुम्हें अगर मिलेगा? सबसे ज्यादा अभी एक वीडियो देख रहा था मैं, एक मोमडन लड़की एक छोटे से बच्चे को लेके खड़ी थी, तो वो अस्पताल में क्या होता है जो अन्नप्राशन वाला वो चलता है, तो योगी जी ने वहाँ पे विजिट किया, तो उसका छोटा बच्चा लेके उसको अपने हाथ से वो खिलाया उन्होंने, अन्नप्राशन वाला जो होता है। तो उसमें गलत कहाँ है सर? ये तो लोगों ने मानसिकता बना ली है। पहले मुस्लिम करती थी सरकारें, अब हिंदुओं की बात होने लगी है। और बात कैसे होने लगी है कि जो गलत हुआ है उसको सिर्फ उजागर करना है, हमें किसी का गलत नहीं करना है। जो गलत हुआ उसको उजागर करना है बस, हमें किसी पे अत्याचार नहीं करना है। एक बात वो बता दिया मैंने, सबको पता है यार, किसी समझाने की जरूरत नहीं है, दुनिया समझदार है, ऐसे वोट नहीं मिलते हैं योगी जी को। और दूसरी बात, आप एक चीज देखो, वहाँ पे के जो वो है सांसद हैं बर्क साहब जो हैं, जियाउर रहमान बर्क, आप ये देखो उनका इतना बड़ा घर और उनके घर का बिल 0 आ रहा है, 2 करोड़ का बिल आज तक नहीं भरा उन्होंने। और ऐसे जो मस्जिद थी उससे ऐसे पता नहीं कितने घरों में बिजली जा रही थी मस्जिद की आड़ में। अब गलत है कि नहीं है? गलत है। तो फिर इसमें गलत क्या? अब सरकार ने अगर उन पे एक्शन ले लिया, अब क्या बोलेंगे मुसलमान को टारगेट कर रहे हैं, इसमें टारगेट क्या करना है? बोल रहे हैं गोली चला के हिंदुओं के मुस्लिम मरवा दिए। एक वहाँ के जो एएसआई है ना, उन्होंने क्या बोला, वहाँ का एक बंदा अंदर नहीं जाने दे रहे थे उसको, बिजली वाले को, विभाग वाले को, चेकिंग करने के लिए किसके यहाँ वो लगाया है, मीटर लगाया, किसके यहाँ नहीं लगा। तो एएसआई ने क्या बोला, अगर किसी ने इसको जाने से रोका तो समझ लेना हाल कितना बुरा होगा। वो ये नहीं बोला कि हिंदुओं क्या जाने देना और मुस्लिम क्या मत जाने देना, उन्होंने बोला सबके लिए। रहते तो वहाँ हिंदू भी और मुसलमान भी हैं, अत्याचार तो मुसलमानों पे किया है ना, हिंदुओं पे किया है ना आपने, उसके बारे में क्यों नहीं बोलते हो आप? एक बार भी बोला कि हाँ भाई जो मंदिर निकला है वो सही निकला है, या जो ये नीचे जो तुमने गाड़ रखे हैं बहन, जो पूरा उनमें मट्टी की मट्टी जमा रखी है उस पर, ये तुमने गलत किया है? आज तक तुमने नहीं बोला होगा, इतना अत्याचार किया है। दर्द क्यों होता है जब किसी चीज का सर्वे होता है, जो सच्चाई है वो सामने आ जाएगी। तो दर्द होने दो, उससे क्या होता है? टीम पर पुलिस पर पत्थर फेंकते हैं। योगी जी को किसी का दर्द सुनाई नहीं देता, उनको सही और गलत सुनाई देता है और दिखाई देता है। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। आपको जो करना है वो करो। जी, आखिरी सवाल, अब जो दिल्ली आए हैं, जो वो कटोगे बटोगे वाला नारा दे रहे हैं, इसका असर होगा दिल्ली में या नहीं? सर अभी तो आप देखते जाओ कितने नारे आएंगे, और वो नारे आएंगे जो लोगों ने कभी सुने नहीं, और वो नारे आएंगे जो आपको लगेगा कि हाँ ये सही है। कटोगे बटोगे बिल्कुल गलत नहीं है, लोगों ने फैलाया है कि हिंदुओं को बोला जा रहा है, या हिंदू भी है और मुसलमान भी है। अगर आप देश में ही लड़ोगे, देश आगे बढ़ेगा कैसे? आप कितने एग्जाम्पल देख लो, हिंदू मुसलमान छोड़ दो, एक अभी सीरिया करके है, वहाँ पे मुस्लिम शिया सुन्नी में लड़ाई हो गई, देख लो क्या हो गया। अभी पाकिस्तान ने हमला किया तालिबान पे, वो भी तो मुसलमान ही है। अफगानिस्तान पे हमला कर दिया, फिर तो इसमें क्या, अब इसमें भी वहाँ भी मोदी जी होंगे फिर तो? ये सब कहने वाली बात है, लोग समझदार हैं, बहुत पढ़े लिखे। आजकल मोदी जी ने सबसे पहला काम क्या किया, इंडिया को डिजिटल बनाया। आप चलाओ, इंटरनेट फ्री किया, फ्री ये फ्री समझ लो, आप पैसा दे रहे हो ना, ना के बराबर ही है। पहले 300 में 1 GB मिलता था, आज 300 में 1 GB डेली मिल रहा है, 1.5 GB। तो सबसे पहले डिजिटल क्या है, जो पूरे देश में हो रहा है उसको पहले देखो, परखो, समझो, यूट्यूब पे सर्च करो क्या सही है क्या गलत है। ये लास्ट सवाल, दिल्ली की जनता भी योगी जैसा मुख्यमंत्री चाहती है? दिल्ली बिल्कुल चाहती है सर। एक मुख्यमंत्री योगी थोड़ी ना है, आप भाजपा के सारे विचारों से जुड़ा लो, सारे मुख्यमंत्री देख लो ना भाजपा के, कौन गलत है? सब बढ़िया काम कर रहे हैं। ये तो योगी जी ने एक अपनी वो कहते हैं छवि बनाई है, काम करके सर, छवि काम करके बनती है, गलत करके नहीं बनती है। अगर गलत होते तो उनकी सरकार आती ही नहीं। ये 7 सीट जो है ना सबसे बड़ा उदाहरण है, और मुंह पे थप्पड़ है पूरे विपक्ष के। 2027 का आगाज है, आगाज हो ना हो वो अलग है, ये थप्पड़ है। जितने सवाल थे ना सबके जवाब ये 7 सीटें हैं, और वो 2 भी वो जीते जो उनके खानदान की सीटें हैं, और वो आने वाले टाइम में देखना वो भी उखड़ जाएगी।